हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीडी 2 का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इस टेस्ट के अंदर हमने टोटल 25 क्वेश्चन लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही जानदार टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट को आप जरूर लगाएं। और मैं आपको कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं तो दोस्तों, मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की क्लास आपको बहुत ही जल्द एएस ऑनलाइन क्लासेस पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। सारी की सारी क्लासेस आपको मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की टॉपिक वाइज करवा दी जाएगी। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारी की सारी क्लासेस आपको एग्जाम होने से पहले करवा दी जाएंगी। तो बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। आज के टेस्ट का सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी आर के सन्मुख चेट्टी। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी आर के सन्मुख चेट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर के सन्मुख चेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे? कौन थे? आर के सन्मुख चेट्टी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 1852 में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रस्तुत किया? समाचार पत्र 1852 में जिसका नाम था सत्यप्रकाश, किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गंगाधर राव, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी करसनदास मूलजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी करसनदास मूलजी। करसनदास मूलजी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी शनि ग्रह को, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मंगल ग्रह को। लेकिन इससे जुड़ी थोड़ी सी जानकारी और आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए बुध। बुध के बाद में कौन है सूर्य के सबसे निकट? शुक्र। बुध के बाद में कौन है सबसे निकट? शुक्र। उसके बाद में कौन है? आपकी पृथ्वी। तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी है और चौथे नंबर पे आपका मंगल है। चौथे नंबर पे आपका मंगल है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के साथ किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे कम लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को सवाल नंबर 4 का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की, भारत की जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम लगती है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसके साथ में लगती है, तो आपका आंसर आना चाहिए बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका सबसे ज्यादा पूछा जाए तब आंसर आएगा, लेकिन सबसे कम पूछा गया है तो आपका आंसर रहेगा अफगानिस्तान। लेकिन कितने किलोमीटर लगती है? तो 106 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर लग रही है? 106 किलोमीटर। भारत की जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर लगती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आनंदपुर साहिब, ऑप्शन बी अमृतसर और ऑप्शन सी नांदेड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है इनका? और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी की जो समाधि है वो कहाँ पे है? नांदेड़ में। नांदेड़ में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, किसकी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए गुरु गोविंद जी ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद जी ने की थी। और ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनके बाद में गुरु की जो उपाधि है वो खत्म कर दी गई थी। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, उनका नाम क्या था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। नेपाल की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए
नेपाली रुपया, ऑप्शन बी नेपाली टका, ऑप्शन सी लोटी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी बताएंगे नेपाल की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। और अगर पूछ लिया जाए नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। लेकिन आप मुझे सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे कि नेपाल के पीएम कौन है, नेपाल के पीएम प्रधानमंत्री कौन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पे। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब के थे, पंजाब के शासक थे। उनको राजा की उपाधि आपके ऑप्शंस हैं, दीवान शाह ने, ऑप्शन बी कश्मीर के राजा ने, और ऑप्शन सी ये है आपका जामन शाह ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो रणजीत सिंह के लिए राजा की उपाधि ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ये है आपका जामन शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जामन शाह। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड केनिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपका ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 1833 में चार्टर एक्ट आया था, चार्टर अधिनियम आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही रहेंगे, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आप सभी सवाल नंबर 9 का आंसर करेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, गॉडविन ऑस्टिन। इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करी जाए कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन इसे केटू के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी गॉडविन ऑस्टिन मतलब केटू की ऊंचाई कितनी है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 10 का सभी के सभी आंसर करेंगे, क्या आएगा? ऑप्शन बी कर्नाटक। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी एशिया, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। अगर पूछी जा रही है कि किस भाग में है, एशिया के किस भाग में है पाकिस्तान, तो ऑप्शन ए दक्षिण एशिया आपका एकदम सही जवाब रहेगा, दक्षिण एशिया। अगर पूछा जाता भारत किस भाग में है, तो भारत भी दक्षिण एशिया ही आपका सही जवाब होता। पूछा गया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान किस भाग में है? दक्षिण एशिया में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। एमएस एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए एमएस ऑफिस, ऑप्शन बी एमएस वर्ड, ऑप्शन सी के ऑफिस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, एमएस ऑफिस। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए बोध गया, और ऑप्शन बी है आपका सारनाथ, और ऑप्शन सी कौशाम्बी, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी के सभी इसका आंसर करेंगे।
ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, सारनाथ में। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, सारनाथ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। इनको किसने बनवाया था, इसको किसने बनवाया था अगर पूछ लिया जाए तो? इनको अशोक, सम्राट अशोक ने बनवाया था दोस्तों। इनको किसने बनवाया था? अशोक ने। लेकिन पूछ लिया जाए कि ये किस जगह पे है, किस राज्य में है, तो आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका जवाब क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 ये आपकी स्क्रीन पे। मनुष्य की श्रव्यमता की सीमा है। श्रव्यमता का मतलब होता है सुनने की सीमा। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज। और ऑप्शन सी 0 से 20 हर्ट्ज। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य की जो सुनने की सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 ये आपकी स्क्रीन पे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी माइके, ऑप्शन सी चीड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही अहम सवाल है, सभी बच्चों को ये सवाल आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सवाल नंबर 16 का क्या जवाब है। सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, हैजा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से MgCl2 किस में विलेय है? MgCl2 का मतलब होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड किस में विलेय है? आपसे पूछा गया है ये मैग्नीशियम क्लोराइड। मिट्टी के तेल में, एसीटोन में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो किस में विलेय है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, जल में विलेय है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 किस में विलेय है? जल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? ऑप्शन ए चौथे आवर्त में, ऑप्शन बी 5 आवर्त में, ऑप्शन सी छठे आवर्त में। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। छठे में कितने हैं? 32। लेकिन अगर बात करी जाए चौथे और पांचवे की तो इनके आवर्त में कितने हैं तत्व? 18। चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18। लेकिन छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 ये आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी आपका 6 जून और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आप सभी आंसर करेंगे, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। पुस्तक को लेके एक सवाल आएगा ही आएगा। पुस्तक को लेके तो एक सवाल पूछा ही जाना है, आपको एकदम से रट लेना है। ठीक है। ऑप्शन ए है आपका हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका एकदम सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तब आपका जवाब क्या होता? पूनम दयाल दहिया। पूनम दयाल दहिया ने ये पुस्तक लिखी है, आपका जवाब होता पूनम दयाल दहिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? 2021 की थीम क्या थी?
दोस्तों ऑप्शन ए है आपका गांधी और पुस्तक, ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी स्वास्थ्य भारत, ऑप्शन सी है आपका स्वस्थ भारत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2021 की थीम पूछी गई है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों इससे जुड़ा एक सवाल और है कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आपको पता होना चाहिए हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र जी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए आपका पीसी मोदी, ऑप्शन सी सुधीर भार्गव, ऑप्शन सी रजनीश कुमार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए हमारे नए महासचिव कौन है, पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी इनका पूरा नाम है, पीसी मोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रमोद चंद्र मोदी नए महासचिव बने हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23, पौधे में कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है। पौधे में कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है। ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, जाइलम। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पौधे में कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है, जाइलम। बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। पोलियोमाइटिस किसकी वजह से होता है। पोलियोमाइटिस किसकी वजह से होता है दोस्तों। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पोलियोमाइटिस जो होता है वो विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, विषाणु की वजह से। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल है। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों। देखते हैं क्या है। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी इंटरनेशनल सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान किसके साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ में। अगर पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी कोई सीमा बनाता है तो वो है अपना राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन थे। आप सभी के सभी अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 को नहीं लगाया तो प्लीज उनको लगाइएगा। बहुत ही जानदार प्रैक्टिस सेट है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे सेट हैं। अगर आप लगाओगे तो आपको उससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। आप एक बार लगाइएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, उनमें 25-25 क्वेश्चन ही है उनके अंदर। तो पहले आप उनको लगाइएगा, उसके बाद में इसको लगाइएगा। ये पूरे सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 लगाया है, 2 लगाया है, 3 लगाया है, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि रेलवे में क्या पूछा गया है अभी तक के पेपरों में, अभी तक किस कंटेंट पे पेपर बनाए गए, उनका लेवल क्या है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो आप अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखा तो एक बार जाके देखिएगा। और दोस्तों मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की क्लास आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। जिस दिन मैथ की क्लास आएगी उस दिन आपको पता चल जाएगी कि हमारा तरीका क्या रहेगा पढ़ाने का। दोस्तों रीजनिंग की क्लास भी आपको एकदम टॉपिक वाइज करवाई जाएगी, बहुत ही झक्कास तरीके से। साइंस की क्लास अगर आप चाहते हैं तो टॉपिक वाइज करवा दी जाएगी, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस सेट में ही पूरा कवर करवा दिया जाएगा। जीएस और जीके की बात की जाए तो आपको आपके एग्जाम 22 फरवरी तक रोज एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, रोज एक प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों अभी बहुत टाइम है पेपर में, अगर तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारा सिलेबस आपका जीएस एंड जीके का वो प्रैक्टिस सेट के अंदर ही कवर हो जाएगा। मैं 100% कह रहा हूं, आपका सारा सिलेबस जीएस एंड जीके का प्रैक्टिस सेट लगा लगा के ही पूरा हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट सारे के सारे अभी तक जो लगाए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है।
इसी तरीके के सवाल पूछे गए दोस्तों पीछे जो पेपर हुए हैं रेलवे के। तो जीएस एंड जीके का आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप सभी अपना ओपिनियन, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।